हेलो स्टूडेंट्स, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अभ्यास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लेकर आ रही हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साइड बाय साइड आपको समझाती आ रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम सेल जो टॉपिक है उसके सेकंड वीडियो की। ये क्वेश्चंस भी बीते जो ईयर्स हैं उनमें आए हुए हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, यानी कि निम्न में लिखित में से किसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शंस आपके सामने है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक एंड रुडोल्फ विर्चॉफ। एनसीईआरटी में इन चारों ही वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। और आपको जनरल साइंस में एक टॉपिक है एमिनेंट साइंटिस्ट का, तो साइड बाय साइड आपको करते रहना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया है। तो बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में सेल को डिस्कवर किया था। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और जो रुडोल्फ विर्चॉफ है उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि ऑल लिविंग सेल originated from living cell only। इसको हम सेल्यूला ई सेल्यूली कहते हैं, यानी कि जो नई सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है रॉबर्ट हुक। लेकिन इस क्वेश्चन में ही आपको 4 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिस्ट हु सॉ द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लिविंग सेल के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ल्यूवेनहॉक ने अपने खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से फर्स्ट लिविंग सेल देखा था। अदर जो साइंटिस्ट हैं, एम.जी. शेल्डन, इनका नाम आता है। इनके साथ में थियोडर श्वान, इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, तो यही याद रख लीजिए आप कि श्वान और शील्डन ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। कोलिकर जो है उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और जो पैलेड हैं उन्होंने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी खोज की थी। तो साइंटिस्ट के नेम भी आपको साइड बाय साइड लर्न करने हैं सेल टॉपिक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक मैच द कॉलम आपको दिया हुआ है। ऑप्शन जो दिए हुए हैं कॉलम 1 में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम, और सेकंड कॉलम में उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, डी ड्यूवे, कैमिलियो गोल्गी, बेंडा एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका रिलेशन है बेंडा से, क्योंकि बेंडा ने जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है वो प्रपोज किया था। बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी अपरेटस की खोज की थी। जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने। तो साइंटिस्ट से रिलेटेड मैंने आपको ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं इन्हें बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि एमिनेंट साइंटिस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Which of the following cell do not have a nucleus? ऑप्शन है आपके पास ब्रेन सेल, कार्डियक मसल फाइबर सेल्स, पैरामीशियम और मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज। ब्रेन सेल जो होती हैं बच्चों वो नर्व सेल होती हैं, और नर्व सेल का डायग्राम यदि आपको पता होगा तो नर्व सेल कुछ इस तरह की होती हैं और उनके अंदर लंबी इलोंगेटेड सेल्स होती है जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो कार्डियक मसल सेल्स होती हैं, कार्डियक मसल सेल्स जो होती है वो कुछ सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, यानी इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है जिसकी वजह से ये ब्रांच्ड होती है। लेकिन यदि हम इनका शेप देखें तो वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं।
पैरामीशियम की यदि हम बात करें तो पैरामीशियम एक सेल होती है जिसमें कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात करें हम मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज की, तो मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये डिस्क शेप बाइकॉन्केव सेल होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये नेक्स्ट आ रहा है, ये सेल से ही रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम, तीन सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं और यहाँ पर मैच द कॉलम में आपको बताना है कि ये सिंगल सेल है, डबल सेल है या विदाउट सेल ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेनस है और राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए का आर, बी का क्यू और सी का पी। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन। मैंने कुछ डायग्राम के बेसिस पर आपको समझाने की कोशिश की है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन होती है ये जो आपको दिखाई जा रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और दूसरी मेम्ब्रेन ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन ये है और जो सेकंड मेम्ब्रेन है ये है। ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ सेल ऑर्गेनेल होता है। यदि बात करें हम लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम्स की हम बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर हैं, ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर हैं, यानी कि इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। और हर राइबोसोम जो होता है, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट एंड अ लार्ज सब यूनिट, जो आपस में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम्स इस तरह से काम करता है। तो आपको एक इम्प्रेशन आएगा, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, और जो राइबोसोम है वो ए मेम्ब्रेनस है, यानी उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए फिर से मैच द कॉलम है। न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन, इनको बेसिकली उनके फंक्शन से रिलेटेड किया गया है। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। तो ये मिसलेनियस आपको जो है कॉम्बिनेशन बना करके दिए हुए हैं। लाइसोसोम गार्बेज डिस्पोजेबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन से। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए, और साइटोस्केलेटन का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये प्रोटीन की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं और जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टडी कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम को गार्बेज डिस्पोजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस में आरएनए, डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो वेरिड कॉम्बिनेशन बना करके मैच द कॉलम में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल? अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम डायग्राम देख करके पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको सेल वॉल दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन डी में भी, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट दिए हुए हैं वो हैं वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, तो वो
कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज वैक्यूल होते हैं। तो यदि प्लांट सेल में यदि वैक्यूल ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको टिक कीजिए। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल लाइफ फॉर्म्स कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये जो तीनों मॉलिक्यूल होते हैं प्लस डीएनए एंड आरएनए, ये सभी जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बगैर सेल नहीं बन सकती है। जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सभी क्या हैं? दे आर ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। और जो लिविंग बींग्स हैं वो इन्हीं सब से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the smallest unit showing the properties of all life such as capacity for metabolism, response to environment, growth and reproduction? इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें ये सभी प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं। तो अनडाउटेबली इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, क्योंकि सेल ही लिविंग बीइंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि न सिर्फ ग्रोथ कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है जिसमें मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी होती है, बल्कि वो रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट यानी सेंसिटिविटी शो करती है। तो हमारा सही आंसर होगा सेल। कई बच्चे इसको जीन्स से कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, जीन्स क्रोमोसोम्स पर जेनेटिक कोड होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, यानी कि सेल जो है वही एक ऐसी यूनिट होती है जो बाकी सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Within an animal cell, the most abundant inorganic constituent of प्रोटोप्लाज्म इज। थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया आपको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछा है कि कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, वाटर, आयरन एंड फॉस्फेट। तो आप जानते हैं बच्चों, किसी भी सेल में 70% या कई कई सेल में तो 99% तक क्या होता है? वाटर का कंटेंट होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है वाटर। ठीक है, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने प्रीवियसली एनिमल सेल का डायग्राम देखा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लांट सेल का डायग्राम। प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है प्लांट सेल का, जिसके अंदर की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो उसको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है एनिमल सेल से। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एनिमल सेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे। तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए? बिल्कुल सही, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रेड ब्लड सेल्स हैव no nucleus, no mitochondria and no endoplasmic reticulum. Nucleus, mitochondria and endoplasmic reticulum. Nucleus, mitochondria but no endoplasmic reticulum. No mitochondria but endoplasmic reticulum is present. जो आरबीसीज होती हैं वो स्पेसिफिक एनिमल सेल होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसलिए जब वो मैच्योर होती हैं तो अपने बड़े बड़े सेल ऑर्गेनल्स को और न्यूक्लियस को क्या कर देती है? वो डिजेनरेट कर देती है। इस वजह से जो मैच्योर आरबीसी होती हैं उनमें न सिर्फ
न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस जैसे भी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्लाज्मा डेस्मेटा आर connections between adjacent plant cell, lignified connected layer between cells, locomotory structure, membrane connecting nucleus with प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा का मतलब होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी कभी प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्लाज्मा डेस्मेटा, ये वर्ड जो है वो प्लांट सेल से रिलेटेड है, क्योंकि प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग होती है, उस एडिशनल कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो दो प्लांट सेल के बीच में एक बैरियर बन जाती है सेल वॉल। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के कनेक्शन बनाती है यहाँ पर, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है सेल वॉल में प्रेजेंट छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं उनके बीच से। तो सपोज ये सेल वॉल है, तो ये दूसरे प्लांट सेल की सेल वॉल से कुछ कनेक्शंस, सेल मेम्ब्रेन से कुछ कनेक्शंस बनाएगी। इन कनेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं। सो दे आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। प्लाज्मा डेस्मेटा क्या है, दे आर द कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर होती हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्म, तो टर्म से आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल में एक और डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अलावा ये जो डीएनए आपको दिखाया गया है, ये डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल का एक मेन डीएनए होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में कुछ सर्कुलर डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। इन सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं इनका इस्तेमाल अभी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी के व्हीकल हैं, इनके बगैर हम बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में अपने डीएनए के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। Now come to the last question. Nucleolus is the site for the synthesis of ribosome, mRNA, tRNA, both A and C. तो बच्चों जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो mRNA कहाँ पर बनता है, mRNA बनता है कहाँ पर भाई, mRNA जो है वो बनता है फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम डीएनए। ठीक है, टीआरएनए कहाँ से बनता है, टीआरएनए भी बनता है डीएनए से। राइबोसोम्स कहाँ से बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस से। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस एक रीजन होता है जिसके अंदर की क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर एक क्लियर मैट्रिक्स होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और साथ में एक ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर होती है, एक बड़ी सी ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर होती है। इस बड़ी सी ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें आरएनए प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही आरएनए प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि एमआरएनए और टीआरएनए दोनों किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। किसी भी तरह का आरएनए डीएनए से ही बनेगा, ठीक है, लेकिन राइबोसोम्स कहाँ से बनेंगे, वो बनेंगे न्यूक्लियोलस से। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपको आ चुके हैं, 2012, 13, 14, 15 के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं।
पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज़ ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।